बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रिदा ज़फ़र घुमन एंड यू आर वॉचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। आज एक नया दिन है, नई सुबह है और आज एक खूबसूरत बात के साथ फिर से प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी और वो ये है कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो फिर रास्ते की परवाह ना करो। तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी मंजिलों तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए और वो खुशी देखने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ हम चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। तो हमारी पहली स्टोरी है कि महंगाई के सताए शहरियों पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया है। ओगरा का 1 किलो LPG की कीमत में मजीद 23 रुपये 86 पैसे इजाफा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों की बेहतरी का प्लान तैयार। समनाबाद अंडरपास लेन मार्किंग आज मुकम्मल करने का टास्क। कमिश्नर लाहौर DG LDA का मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का दौरा। इलेक्शन कमीशन की पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए वर्किंग का आगाज कर दिया गया। तो जनाब, ये है हमारी आज की टॉप स्टोरी, जिसको डिस्कस करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई हैं, साथ राउद इरशाद हुसैन हैं। और सबसे पहले जो आज की खबर है कि महंगाई जो कि हमारा एक मसला है, उस पर मैं बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो अगेन और थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। वो महंगाई का सुन के ना बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं हम, थोड़ा सा डी ट्रैक हो जाता है। ये क्या हो गया, एक और महंगाई बम गिरा दिया गया, ये भी चीज महंगी आप जब घर से निकले और आपको सुबह सुबह आते ये खबर सुनने को मिली, अब बिजली का बिल मिल जाए कि ये जमा करवाना है, अभी नहीं आया तो नहीं, हमारे यहाँ तो आ चुके हैं। तो ऑब्वियसली वो एक झटका लगता है। तो इसी झटके से जी आज के झटका वही है, बिजली उतनी इस्तेमाल होती है लेकिन बिजली ये महंगाई 100 नहीं बल्कि 500 गुना इजाफा। कोई एक जगह नहीं रहेगी, 25,000 का जो बिल कभी आया नहीं रहेगा जहाँ पे हमें अब महंगाई नहीं देखनी पड़ रही है। और ये जो अब इजाफा किया गया है कि 1 किलो LPG की कीमत इकट्ठी 23 रुपए 86 पैसे हमें भाई इजाफा कर दिया गया है। जी देखें, ये कार्टेल है जो LPG जो है वो इम्पोर्ट करता है और कुछ पाकिस्तान में भी बनती है, लेकिन ज़्यादातर ये इंपोर्ट होती है, बाहर से आती है। तो उसके लिए सिर्फ महदूद सी कंपनीज़ हैं जो मेरे मालूमात के मुताबिक 6 या 7 हैं, उन्हीं की इजारादारी है और वो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। जब हम लफ्ज़ बोलते हैं माफिया, जो कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, तो उसका मतलब यही है कि ये कार्टन मिल्क कर आवाम को जो है वो परेशान कर रहा है। सिर्फ वो आवाम जो LPG इस्तेमाल करती है वो परेशान नहीं है, जो LPG फ़रोख्त करती है यानी डीलर्स, वो हमसे भी ज़्यादा परेशान है। जो पुअर मैन फ्यूल कहते हैं इसको, लेकिन इसकी कीमत अगर बढ़ती जाएगी तो लोग जो है इससे अल्टरनेट जो है उस पर चले जाएंगे, क्योंकि ये सस्ती थी तो लोग इस्तेमाल नहीं जा सकते अल्टरनेट। नहीं अल्टरनेट पे रक्षे में क्या लकड़ियों की आग लगा के वो, ये मैं आपको बताऊँ, जब CNG बहुत सस्ती थी तो आपको याद है कि लोग पेट्रोल से उसको देते थे, लेकिन जब CNG बहुत महंगी हो गई तो लोग दोबारा पेट्रोल पे चले गए। अब ये कहते हैं ना महंगी नहीं, खत्म कर दी ये आपने, नहीं गाड़ियों में जला के खत्म कर दी अब महंगी भी हो गई। और दूसरा, राव साहब, जलाना कोई मसला नहीं था, गैस हमारे पास नहीं थी और ये ओवर द टाइम भी ये हमें इस पर जाना ही पड़ेगा। अब जैसे कानून बन गया है कि नई जो भी सोसाइटी बनेगी उसको वो सुई गैस जो बलूचिस्तान से आती है वो नहीं देंगे, वो उसके लिए LPG LNG जो है उसके टर्मिनल लगेंगे, उसी के प्लांट लगेंगे, उसी की गैस मिलेगी और वो महंगी होगी। मैं सिर्फ मेरा ये सिर्फ मौक़िफ़ है कि जब आप उसकी कीमतें बढ़ाते हैं, डीलर्स क्यों परेशान है, डीलर्स क्यों हड़ताल करते हैं, डीलर्स क्यों जलसा करते हैं और जुलूस निकालते हैं। और आप इरफान खोकर से बात करके देखें, वो कहता है जी हमें भी नुकसान है। जब चीज़ महंगी होती है तो लोगों का इस्तेमाल भी कम हो जाता है और हमारी आमदन भी कम हो जाती है। तो इस वजह से उन्होंने एहतजाज, कल उन्होंने लामती हड़ताल भी की थी। तो आप ये ना कहें कि उनकी सेल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या उनकी आमदन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। ये पुअर मैन फ्यूल अगर है तो है, रहना चाहिए था। अब तो खैर ये अमीरों का फ्यूल बन गया है। कौन एक सिलेंडर जो है वो 3,000 रुपये में रहेगा, और जब आप पहाड़ी इलाकों पे चले जाएं, आप जो आपके नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ तो उसकी कीमत दुगनी हो जाती है। और वो उन लोगों के लिए तो सर्वाइवल इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल है, दरख्त आप काटने नहीं देते हैं, फ्यूल उनके पास कोई दूसरा है नहीं,
उनके पास ये सर्दियों में बचने के लिए, आपको पता है हमारा टूरिस्ट सीज़न है जो कि गर्मियों का है, और ये 3 महीने गुजर गए गर्मियों के सीज़न में। उसके बाद तो बारिशें हैं, लैंडस्लाइडिंग है, लोग जाना कम हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़नी शुरू हो जाती है। उनके पास कोई फ्यूल नहीं होता है, तो गवर्नमेंट को उनका भी सोचना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस पर सब्सिडी देनी चाहिए। हालांकि मैं उस तरह से सब्सिडी के उतना ही ख़िलाफ़ हूँ जितना IMF है, लेकिन ये क्योंकि गरीब का मामला है सब्सिडीज इस पर देनी चाहिए थी और सिर्फ गरीब को देनी चाहिए जो घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। जो कमर्शियल वाले हैं वो भी बेचारे बहुत फंसे हुए हैं, उनका कमर्शियल का रेट भी ज़्यादा है। फिर वो कहते हैं जी आप हमें बिजली भी महंगी दे रहे हैं, फिर जो कारीगर है उसके रेट भी बढ़ गए, लेकिन आप कहते हैं जी रोटी आप 15 की दें या 20 की दें, तो ये कैसे मुमकिन है। और मेरे तो तंदूर वाला तो बेचारा शरीफ आदमी है शाह, वो तो रोता है, कहता है जी रोटी नान महंगा होता है ना तो हमारी सेल बहुत कम हो जाती है, लोग घर में रोटी पकाना शुरू कर दे, कहते छोड़ दो 30 और 35 रुपए का 40 रुपए का नान कौन लेगा। वही ना, पहले तो गरीब के चलो बस में ये था कि आटा जो नहीं ले सकता वो 1-2-3 रोटियां लेता था, एक मतलब आया खा लिया था, अब तो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया। मैं कहाँ चला जाए गरीब आदमी, ये सोचने की बात है। लेकिन महंगाई जो है, अब आप इसी अखबार के अंदर एक खबर है चीनी के हवाले से, उस पर भी अगर आपकी नज़र है तो जो 2 लाख मेट्रिक टन चीनी है वो स्टॉक की गई है फैक्ट्रीज़ के अंदर, अब उनको नोटिस हुए हैं क्योंकि पंजाब को मिला है इख्तियार। और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें भी जो हैं ये पंजाब को ही देते हैं, अगर वफाक से नहीं चल पा रही हैं, ओगरा वगैरह अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उनको ये भी चीज़ें पंजाब को, जिस तरह से मैं हक में हूँ, इतने बेसिक मसलों में बिजली की कंपनीज भी जो है देखिए ना, इतने बड़े बड़े मसले, इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसकी ज़रूरत है इस मुल्क में, उसमें हम आ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे मसले हैं, ये जो हमारी सियासत से शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस वही होते हैं कि महंगाई कर दें, महंगाई, फिर एहतजाज होता है, उनको एक इंडिया दे दिया जाता है, थोड़ा सा हल निकाल लिया जाता है, उनको वापस मुज़ाकरात करके वापस भेज दिया, चलो बात खत्म होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, जब तक नहीं होगी तब तक मैं ये आए रोज़ कीमतों की जब फ्लक्चुएशन देखता हूँ ना तो मुझे हैरानी इस बात पे भी होती है कि किस तरह किसी का कंट्रोल है नहीं। जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी सरापा एहतजाज रहते हैं, और LPG की जो शॉप्स हैं वहाँ पर सेफ्टी के अगर हम देखें तो वो बुरे हालात हैं। रिसेंटली वाक़या भी हुआ जो भाटी में वाक़या, इसी से मिलता जुलता कोई बताया जा रहा था कि कोई LPG की शायद दुकान थी नीचे या कुछ इस तरह सा, और ये बेशुमार वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं LPG की सेफ्टी के हवाले से। अच्छा, सस्ता फ्यूल है, सस्ता फ्यूल इस सेंस में भी है कि ये ऑटो रिक्शाज़ में सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है, और ये जो बिल्कुल जो अवामी सवारी है उसके लिए, बल्कि पिकअप्स में भी जो छोटी लोडर गाड़ियाँ हैं वो भी LPG का इस्तेमाल करती हैं, और LPG किट्स उन्होंने भी लगवाई हुई है। और इससे पहले ये स्कूल्स के बच्चों की भी बहुत ज़्यादा थी, तो जब वो हादसा हुए तो फिर इसको मना किया गया। और इसका घर में भी इस्तेमाल है LPG का। इस सारे सेक्टर को हमारे जो फैसला साज हैं, क्या उनको नज़र नहीं आता कि ये आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है। और फिर LPG जो है वो ना सिर्फ आम आदमी बल्कि जो आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जिनमें तमाम रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे LPG पे है। वहाँ पर कोई नेचुरल गैस नहीं है, आपको सुई गैस नहीं उनको फराम की जा रही कि वो तमाम तंदूरों पे भी यही आप तमाम तंदूरों पर भी यही जो गैस है इस्तेमाल। तो इसकी बढ़ती हुई कीमतें यकीनन महंगाई के एक नए तूफान को बर्पा करने के मुतरादिफ है, और ये सूरत हाल इस तरह जाती हुई है, बिल्कुल इसकी कीमत तो 100 रुपये से भी कम होनी चाहिए गैस है। और उसके बाद फिर एक तरफ हम मुआहदे की बातें कर रहे हैं कि LNG का हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, और सस्ती गैस, प्राइम मिनिस्टर का भी दावा है, वो वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब जो मोटरसाइकिल सवारों के लिए 100 रुपये सस्ता पेट्रोल की 6 हफ्तों का कह के गए थे, आज तक नहीं मिले। कहाँ गए? 6 हफ्तों की बात आपको याद है, हमने डिस्कस भी किया था यहाँ पे, उस पर मैंने उनके साथ मैंने भी उनके साथ किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनके साथ उनकी थी कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दे दिया कि अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करना है। तो ये अमीर और गरीब का फ़र्क बातों से ख़त्म नहीं होना, गरीब खत्म अमल से ख़त्म होना है। बात है, अमीर और गरीब का फ़र्क अपनी V8 गाड़ी को देखेंगे और फिर गरीब के उस रिक्शे को देखेंगे तो फिर शायद आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से ये फ़र्क है, इसको किस तरह से ख़त्म करना है। बातों से, इनके अपने लाइफस्टाइल से,
इनका हुलिया आप देखें और इनकी आप ट्रैवलिंग देखें, इनका आना जाना देखें, इनका प्रोटोकॉल देखें, तो आपको लगता है कि मुल्क में कोई मसाइल है नहीं। लेकिन जब ये टीवी पर बैठते हैं तो आम आदमी से बात शुरू करते हैं और आम आदमी पे ख़त्म करते हैं। लेकिन हराम है कि आम आदमी की सहूलत के लिए कोई एक काम ऐसा हुआ हो जिससे आम आदमी को बराह रास्त फ़ायदा हो। ये सस्ता फ्यूल उसकी पहुंच से बाहर है। बिजली के बिलों के इस जो बात कर रहा था शुरू से कि बिजली के बिलों ने जो 25,000 का जो बिल आया करता था वो 1,25,000 का, मुझे बताएं कि हमने अपने लोगों की आमदन में कितना इजाफा किया है। कौन से ऐसे फ्लाई प्रोजेक्ट्स हम लेके आए जिससे हमारे लोगों की आमदन बढ़ी है और रोज़गार के ज़राए बढ़े हैं, जिससे रोज़गारी में हमने ख़त्म किया, जिसमें हमें तनख्वाहों में इजाफा हुआ। क्या इस इतने फ़ीसद तनख्वाहों में इजाफा हुआ है जितने फ़ीसद सिर्फ एक कमोडिटी है जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। 35% तो हुआ है सरकारी में। 35% इजाफा तो बिलों में तो 100% इजाफा। मैं आपसे कहता हूं, लेकिन चले वो तो हम तो प्राइवेट वाले मारे जाते हैं, सरकारी वाले तो फिर भी बेहतर है। देखिए इजाफा हुआ है, सरकारी वाले बेहतर है। 35% इजाफा बड़ा इजाफा है। आप हो गया इजाफा वो लेकिन उसके बावजूद आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 61% है, 51 to 61% है। उसको मीट तो नहीं कर रहा ना, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसको हम इस पर में लेते हैं कि चले कुछ ना होने से कुछ होना सरकारी मुलाजिम के लिए, और सरकारी मुलाजिमिन के लिए। प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं वो उसी तरह से वो फीसें दें, जो गरीब बिजली के बिल दें, ये महंगी तरीन LPG खरीदें, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सिस्टम और नहीं है। हुक्मरान हैं कि वो सिर्फ मुआहदे और MOU से अलमारियां भरी जा रहे हैं और साथ में अपनी भी शायद अलमारियां भरने पे तैयारियां किए जा रहे हैं। और सियासत से ध्यान हटेगा तो ही अवाम के मसाइल की तरफ आएगा। कोई ऐसी है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अब नहीं है जो 3-4 माह पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम कहते थे कि हर रोज, अब तो वो भी नहीं है। अब तो आप सोच विचार के कोई फैसला करें। कोई कितने दिन में आज यकम है, अब 12 को आज यकम है, 12 दिन की आज यकम है, तो 9 को 8 दिन भी नहीं रह गए भाई, 8 दिन भी नहीं इनके रह गए। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये नहीं जा रहे। नहीं ये जा रहे हैं, चले ये जा रहे हैं, जो आ रहे हैं वो नहीं जा रहे, आएंगे वो देख लेंगे, ये जाएंगे, आते हैं तब भी देख लेंगे। ये जा रहे हैं, जो आ रहे हैं वो नहीं मिला, अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला अवाम के इनको। मसाइल जो हैं वो वहीं के वहीं रहने हैं, जो आ रहा है जो जा रहा है। मुझे नहीं लगता है इस मुल्क में किसी से कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन उम्मीद ही की जा सकती है, दुआ की जा सकती है। अगर वो भी हमने छोड़ दी तो हमारे लिए जिंदा रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो चलते हैं अब हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि है निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर अब सरकारी हस्पतालों की बेहतरी का प्लान तैयार किया गया है और इस हवाले से 28 बड़े हस्पताल हैं सूबे के जिनकी तामीर और मुरम्मत पर 15 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। अमिर भाई पहले आप बताइएगा कि यकीनन एक अच्छा इकदाम है, जिस तसलसल से जो हमारे वज़ीर आला हैं वो दौरे कर रहे हैं, तवील तरीन दौरे होते हैं, 3-4 घंटे का स्टे होता है। हमारे वज़ीर आला का वहाँ पे जाते हैं, फिर चेक करते हैं, इवन के वॉशरूम से लेकर सफाई से लेकर मेडिसिन की सहूलत वहाँ पे मौजूद है, नहीं लेकर मौके पे सर्टिफिकेट भी देते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं, जैसे सर्विसेज अस्पताल को दिया जी ऐसा ही है, वहाँ पे सर्टिफिकेट भी देते हैं और मुअत्तल भी करते हैं वो। देखिए जब से ये आए हैं निगरान वज़ीर आला, मेरा ख्याल है इन्होंने जितना काम इस हवाले से किया है हॉस्पिटल के हवाले से, लेकिन मसला ये है कि ये काम चंद माह का नहीं है, ये सालों साल लगेंगे। हमें हॉस्पिटल्स को लोगों के लिए बेहतर तबी सहूलतें फराहम करने का अदारा बनाना। एक हॉस्पिटल हमने बना दिए, जैसे जिना हॉस्पिटल है, बना तो दिया, चलाने वाला कोई नहीं था। अब उसकी हालत जाके देखें, जिस तरह से दौरा किया आपने 3.5 घंटे का जिक्र किया, तो ये सर्विसेज से पहले जिना हॉस्पिटल का दौरा किया था और उसमें MS को मुअत्तल भी किया था 3 घंटे। असल मसला ये है कि आपके सरकारी हॉस्पिटल्स के सरकारी मुलाजम काम करने को तैयार नहीं। मैं सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं करता, मैं नर्सेज की बात नहीं करता, उसके बाद का जो भी स्टाफ है, पैरामेडिक्स, जो सफाई वाला है। अब मुझे जेनिटोरियल स्टाफ बता रहे थे कि सर्विसेज हॉस्पिटल में सफाई के मुलाजम भर्ती हैं जो सफाई के जिम्मेदार हैं, इसके बावजूद वहाँ ठेका दिया जाता है एक प्राइवेट कंपनी को सफाई का। ये कैसी मजे की बात है, यानी मुलाजमीन को तनख्वाह गवर्नमेंट दे रही है, उसके बाद वो ठेकेदार को भी पैसे दे रही है। क्या वजह है इसकी? सफाई की
देखिए इसमें तो और फिर भी सफाई नहीं होती। माल कहाँ बनेगा, चले मुझे ये बताएं। फिर भी सफाई नहीं। माल तो इसी में बनेगा, पैसा तो इसी में बनेगा। सफाई नहीं है लेकिन प्राइवेट और सरकारी सफाई नहीं हो रही लेकिन सफाया हो फिर रहा भी है। नहीं है। देखिए माल का सफाया हो रहा कल की खबर थी जाहिद चौधरी की कि मेडिसिन के लिए पैसे जारी हो गए, लेकिन वहाँ मेडिसिन, जान बचाने वाली मेडिसिन भी नहीं है। पैसे भी जारी हो गए, अद्वियात जारी हो गई, लेकिन आपको लेने जाएं नहीं देगा, आपका स्टोर कीपर नहीं देगा, आपके लेबॉर्ट्री वाले काम नहीं करेंगे, आपका वो जो ब्लड बैंक वाला है वो काम नहीं करेगा। वो ताला मेरे साथ खुद इत्तेफाक हुआ। मैं एक अजीज को लेके गया सर्विस हॉस्पिटल में, ब्लड बैंक ब्लड चाहिए था तो ताला लगा के दिया हुआ था। उसने कहा जनाब क्या मैं आप, जब वो 1-1.5 घंटे के बाद वापस आया उसने कहा जनाब क्या मैं आपका मुलाजम हूँ कि मैं आपके लिए यहाँ बैठा रहूँ, अब मुझे नहीं जाना, नमाज पढ़नी है, मुझे खाना खाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, तो ये काम सारे को। और आप अंदाजा करें, मरीज को ब्लड चाहिए होता है, कहते हैं 2 दिन बाद आइएगा। ऐसी है ऐसी है 2 दिन अगर आप ये ठेके पर चलाना चाहते हैं हॉस्पिटल से, पहले तो बात ये है, मेरी बहुत ही मोहतबाना गुजारिश है निगरान हुकूमत से ठेका सिस्टम खत्म करें और जो मुलाजम सफाई के लिए भर्ती किए गए हैं उनसे सफाई करवाएं, उनसे काम ले, उनके सुपरवाइजर से या काम फिर ले। उनका सफाया करें। हम लोग जब भी तनकीद करते हैं डॉक्टर और नर्सिस पे तनकीद करते हैं जो 36-36 घंटे भी काम करते हैं। राव साहब मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? 36-36 घंटे की ड्यूटी भी होती है उनके मसाइल भी अपनी जगह ठीक है, उनके मसाइल भी हैं, लेकिन जो आपका स्टाफ है ना चाहिए। वहाँ पे जो बदतमीजी करता है, जो पार्किंग वाले हैं, जो आपके, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अस्पतालों की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है, जो मौजूदा हुकूमत उस हवाले से फंड्स भी जारी कर रही है, ध्यान दिया जा रहा है। और जैसा कि आमिर भाई आपने जिक्र किया है कि पार्किंग का जो मसला होता है ना इन सरकारी अस्पतालों में, ये एक बहुत बड़ा मसला है। राउदुशाद आपसे जानना चाहूँगी, जब हम जाते हैं और 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए वहाँ पे ऊपर लिखा होता है पर्ची के 30 रुपए, और अगर आप वहाँ पे सारी रात कोई आपका मरीज है तो आप वहाँ पे जाते हैं तो सुबह को निकलते हैं तो आपसे 3-3 हज़ार तक वसूल किए जाते हैं। ओवर चार्जिंग की शिकायत बहुत ज्यादा थी, हालांकि कानून के मुताबिक ओवर चार्ज नहीं किया जा सकता। जो सरकारी डेजिग्नेटेड रेट्स हैं उनके अलावा जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है वो भी चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन अस्पतालों में खास तौर पर ये जो बड़े 4-5 अस्पताल थे जिनमें जिना हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, ये सर्विसेज हॉस्पिटल और म्यो हॉस्पिटल, इसकी पार्किंग और कैंटीन्स जी, यहाँ पर एक माफिया काफी अरसे से विराजमान है और अपनी मनमाने रेट वहाँ पर चार्ज करते हैं। ख्वाह पानी की मशरूबात की बात हो या कोई अशिया खुरनोश की बात हो तो ये मनमाने रेट चार्ज करते हैं। और फिर बदतमीजी की बहुत ज़्यादा शिकायत, समटाइम अगर कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया है तो वो पैसे कैरी नहीं किए, वो अपने पेशेंट को लेकर आ गया है बाइक पे या गाड़ी पे, उसी तरह ही आ गया और उसके साथ फिर उसको बजाय एंटरटेन करने के पार्किंग की जो सहूलत है बुनियादी तौर पर इसका मकसद तो यही है कि फैसिलिटेट करना है आपने आने वाले साइलिन को। अब पेशेंट को वो अगर कोई लेके आया है इमरजेंसी में, वो पहले पार्किंग वाले के साथ फड्डा उसका होता है, उसके बाद उतनी देर में पेशेंट के साथ पता नहीं क्या सलूक हो चुका होता है। तो ये वो शिकायत थी जिन पर पहली मरतबा, मैं बता दूं आपको, मैंने अपनी जिंदगी में पहली मरतबा ये विटनेस किया है कि किसी गवर्नमेंट ने इस मामले को इसको सीरियस समझा है और इस पर काम किया है, जिसकी उम्दा मिसाल ये है कि जो सर्विसेज अस्पताल की पार्किंग है वो माफिया से वापस लेकर सरकारी इदारे को दी गई है। और इसी तरह से जिना हॉस्पिटल की जो पार्किंग है वो भी, और जनरल और म्यो अस्पताल की भी पार्किंग जो है वो वापस लें। तो ये माफिया बैठा है। और इसके अलावा अस्पताल हो या बाहर जहाँ पर भी प्राइवेट पार्किंग है वहाँ पर सरकारी रेट्स का जो चार्जिंग है वो ओवर चार्जिंग वहाँ पर है, सरकारी रेट्स पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मेन बुलेवार्ड पूरा भरा पड़ा है, वो एक अलग ज़्यादा उससे है। लेकिन अस्पतालों की पार्किंग अगर लाहौर पार्किंग कंपनी को मिलती है तो लाहौर पार्किंग कंपनी को भी चाहिए कि होश के नाखून ले, अपने स्टाफ की एफिशिएंसी बढ़ाए, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाए ताकि ओवर चार्जिंग ना हो। शिकायत तो ये है, पार्किंग का मतलब है सर्विसेज देना, सहूलत देना, लेकिन ये सहूलत से ज्यादा अजियत उस वक्त बन जाती है जब अहलकार भी मुलव्वस होते हैं, 30 की बजाय 50 रुपए चार्ज करते हैं या 100 रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन अगर हमें इस तरह की कोई शिकायत है, हम किसको जाके कहें? अगर इसको डिजिटलाइज कर दिया जाए, शिकायत लगाएं, डिजिटलाइज कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है बहुत हद तक हम इस ओवर चार्जिंग के इशू को, और वाकई ये म्युनिसिपल सर्विसेज की बाद में आने वाली सर्विसेज है। बिल्कुल ये बहुत वैसे मैं एक बात तो अगर आप इजाज़त दे दें तो राव साहब ने कहा कि ये पहली हुकूमत है, इससे पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत ने लाहौर के तमाम हॉस्पिटल्स में पार्किंग फ्री कर दी।
मेरे ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर सिस्टम था। ये तो ना माफिया था, ना माफिया था, नहीं तो की सजेशन दे रहे हैं जो कि अभी पार्क्स हमारे लिए में पॉसिबल पार्क्स में और हॉस्पिटल्स लेकिन में सस्टेन नहीं कर सकी उन्हीं के अपने के पार्क्स उन्हीं के दौर में- में अस्पतालों ने कहा नहीं, कि जी हम हॉस्पिटल की। वो पार्क्स की हुई थी, मैं आपको बताऊं पार्क्स में और पार्क्स की हॉस्पिटल उन्होंने में। की थी। नहीं हॉस्पिटल से हॉस्पिटल PIC वगैरह में मैं पार्क करता रहूँ गाड़ी बगैर उसके फीस के, तो ये तो ठीक है। PIC का तो लेकिन पार्किंग कंपनी का जहाँ मुझे जहाँ पता नहीं। फ्री हो जाएगी ना, लोग बाहर से मैं आपको वहीं बताऊं, पार्क करके PIC जाना की चाहिए। पार्किंग तो आमिर भाई पार्किंग पिछले कंपनी- 15 साल से किसी वो माफिया के पास लाहौर है पार्किंग और कंपनी वहाँ पे काम वो कर रही हमारे है, ये क्रीम ब्लॉक की मार्केट में लाहौर पार्किंग कंपनी काम कर रही है माल रोड पे। मैंने माल रोड पे गाड़ी लगाई, उसने मुझे पर्ची दी, मैं दुकान पे चला गया, वापस आया तो उसने कहा जी, मैंने कहा जी कितने पैसे, मैं जान के पूछा मैं कितने पैसे, उसने कहा जी 50 रुपये। मैं कहा यार पर्ची पे 30 लिखा हुआ है, कहना भाऊ जी 20 रुपये साढ़े चाय पानी दो। ऐसे ही है, अगर आप उनको अब इनकाउंट ये करते हो बताएं, ना तो फिर ये आगे से कहते सच्ची हैं बात हमारे है। चाय पानी के तो देखें पार्किंग कंपनी जो है, इतना तो हक ये बनता है। पार्किंग कंपनी है, अगर अपने मुलाजमीन को भी कंट्रोल नहीं कर जी। पाती वैसे आपको बताएंगे पार्किंग कंपनी बनाई पैसे कमाने के लिए नहीं गई थी, पार्किंग के लिए बनाई ये बनाई गई थी लोगों को सहूलत देने के लिए, पार्किंग को ये चंद स्ट्रीमलाइन सरकारी करने के अफसरों लिए। को पार्क करने के लिए बनाई गई ये थी। हाँ, कहें ना, एग्जैक्टली आप चंद ये कह सरकारी सकते अफसरों को पार्क ये करने आप- के लिए ये आप बनाई गई कह थी, एक सियासी ओहदा बीच में दिया गया था। Exactly। वो ये इसी काम के लिए बनाई जाती है कंपनियां, और इतनी कंपनियों की हुकूमत जो है भुगत चुका है पूरा हिंदुस्तान, हम भी भुगत रहे हैं। खैर ये तो थी अस्पतालों की बात। एक और अच्छा इकदाम इसी हवाले से जो सामने आया है कि चिड़ियाघर सफारी पार्क अपग्रेड अब किया जाएगा। तफरीही मुकामात जो हैं हमारे, उनको अपग्रेड करने की यकीनन हमें अशद ज़रूरत है। बच्चों के पास कोई जगह ही नहीं होती जाने की, और अगर आप कभी गए हो इस सफारी जू पार्क में जो कि हमारे पास हैं, तो आप बीमार जानवर देख के ना वहाँ पे जो होते हैं वो मजीद बीमार हो जाते हैं। जाते हैं आप तफरीह के लिए, एक खुश तो होने zoo के में लिए। होते बीमार जानवर देखें, वहाँ पे आपकी ना हाइजीन आपके लिए भी नहीं है, जानवरों के लिए भी ऐसा नहीं ही है। वहाँ जो आप कंटीन्स पिकनिक हैं, वहाँ मनाने जो कुछ जाते हो, आप बिकता है, डिप्रेशन आपको लेके आप मुझे वापस सिर्फ आते ये हो कि बताएं, उसकी क्या बेचारे की मुझे शेर ये की बताएं, ये हालत हुई तकरीबन है। 1.5-2 करोड़ आबादी का शहर है, किसी एक जू के अंदर एक हाथी भी है? नहीं है, एक था हमारे मुझे पास लगता है पूरे पंजाब में नहीं है, सूजी। नहीं पंजाब में होगा, पंजाब में मुझे नहीं भागलपुर में लगता होगा। मुझे नहीं लगता अच्छा, कि पंजाब में सूजी भी के बाद मुझे सूजी के बाद कोई आपको याद है? हाँ नहीं उससे याद। पहले वो लकी होती थी, उससे पहले कोई वो राजा होता था, याद है नाम? लकी बचपन रानी से। सर्कस के आपको पास याद है। होंगे, नहीं, मुझे नहीं, सूजी उनके याद पास है। लेकिन इस पर हमारे चैनल ने बाकायदा एक मुहिम चलाई थी। जी बिल्कुल। बच्चों ने लिख लिख के वो पुलंदों के पुलंदे हमें लिखे थे कि जी हमें हाथी चाहिए, हाथी नहीं है। कराची में बीमार होके मर रहे हैं हाथी, ऐसा तो ही है। नूरजहां है, तो शाहजहां है, तो पता नहीं क्या क्या नाम है उनके, उस तरह के हैं। लेकिन लाहौर जैसे शहर में जहाँ बड़े सगीर का सबसे पहला जू बना, ऐसा ही है। उसकी हालत जाके उसकी हालत देखें जाके आप। देखें। उस चिड़ियाघर में अभी जानवर जैसे क्या बेचारे, गार्बेज पॉइंट लग रहा होता कोई है, सफाई जगह का जगह इंतजाम कोई नहीं है। सफाई का इंतजाम नहीं और है। वहाँ पे स्मेल बुरी, आपका बहुत जाके तबीयत खराब होना आप शुरू हो जाती है। जहाँ पे परिंदे रखे हैं, जो बर्ड्स वो बनाया हुआ है, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ से आपको इतनी पानी के जो जानवर रखे जैसे मगरमच्छ है, बाकी चीजें हैं। हिपोपोटामस और ये सारी हाँ। चीजें, वो खुद बीमार होते हैं, वो हिल नहीं नहीं, रहे वो होते तो हैं। पानी है ही नहीं उनके लिए, बिल्कुल साफ ऐसा पानी ही है, है ही हाँ। नहीं, बेचारे साफ पानी के जानवर हैं। बीमार जानवर पड़े हैं। आप जब तक इनकी हालत बेहतर नहीं करेंगे, बच्चों के लिए देखें तफरी है ही नहीं, तो बच्चों को अगर आप जू भी समझ नहीं दिखाएं- आ रहा होता, बच्चे जब कहते हैं अब छुट्टी वाले हम- दिन लेके चले, कहाँ लेके अब हम चले? ज्यादा से बच्चों ज्यादा को- खाने पीने किसी रेस्टोरेंट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होती बच्चों को हमारे पास। बारबी फिल्म दिखाने से तो रहे, Exactly। जिस पर इतराज चल रहा है आजकल। वो सेंसर बोर्ड का पता नहीं, सबसे बड़ा मसला तो मुझे कल लगा यही था कि बारबी फिल्म बच्चे चलेगी, कह रहे हैं कि हमने बारबी देखने जाना, वो लगी नहीं हुई है कहीं पे। नहीं लगी नहीं हुई, बच्चे देखेंगे, वो उसमें सीन्स ऐसे हैं जिसको काटना भी जरूरी है। लेकिन जू एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जहाँ पे बच्चों को मैंने आप लेके दुनिया के जाते बहुत सारे जूस देखे हैं, जहाँ सेंसर करने की जरूरत नहीं किसी हाँ। चीज की। हमने जूस देखे। तफरी है, वो मेमोरीज है आप बच्चों अब की, लंदन और जू ये देखे जाके, वहाँ पे आपको इंसेक्ट्स का अलग सेक्शन मिलेगा, जो रेप्टाइल्स होते का हैं अलग उनका, मिलेगा, बाकी जानवरों Mammals का जो अलग, होते हैं mammals उनका का अलग अलग है। मिलेगा, मछलियों का अलग मिलेगा। यहाँ पर बुनाए तो जाते हैं, लेकिन ना फिर उनकी टेक केयर की जाती है, ना वहाँ पे प्रॉपर रोशनी का इंतजाम है, ना जो जानवर केज में रखे जाते हैं उनको प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। तो वो सरकारी वाला काम है, लाए गंदा मंदा फल फेंक दिया, और ये जानवर हमसे भी ज़्यादा हसास है। ऐसा ही है। वो तो जिनको गंदा खास तौर पे आपने आपने जंगल से निकाल के केज में बंद किया हुआ है, तो वहां तो जिन्हें एटलीस्ट आपने उनकी take care कैद करो। करके रखा हुआ है, उनकी फिर आपको बच्चों की तरह उनको आपने ट्रीट भी फिर उसी तरह ही बच्चों की तरह टेक केयर करनी चाहिए। उनकी खुराक का ख्याल रखना है, उनके लिए जो उत्थे जाओ डॉक्टर्स तो- हैं, यहाँ पे राव इंसानों साहब, के veterinary doctors हैं, उनकी ये हाल है, तो obviously- वहाँ पे राव कौन साहब जानवरों पे उत्थे तवज्जो जाओ तो देगा? बांदर नाराज बैठे होंगे ने, कसम है, उन्होंने खान कुछ देंदे नहीं,
और लिखा होता है इनको मुरझाए हुए खाने को होते कुछ हैं ना सारे लगे। जानवर जो होते हैं, हाँ, वो साइकोलॉजिकली बेहोशी भी की फर्क हालत पड़ता में, वो है। हिल नहीं रहे होते हैं, प्यासे आप भूखे उनको बैठे होते हैं, एक खुला कमजोर। माहौल दें। आपने बड़ा अच्छा जू सफारी पार्क बनाया था, लेकिन आप जाकर उसकी हालत जी। देखिए। वहाँ न खाने पीने का आपको सही है, बच्चों के लिए कोई साया नहीं है, को खेलने की जगह नहीं है, कैंटीन के बुरे हालात है। मैं गया हूँ और जो आपको बैठने चलने की जगह है, वहाँ कीचड़ है, कोई ये ऐसी जगह गार्बेज नहीं। हर कोई जगह। आप उसका कहाँ लेके उसका जाएंगे? भी सुन लें, उसका जो जानवरों को जो गोश्त शेरों के लिए और जाता सप्लाई किया है, जाता उसके जो जानवर, उसका जो फजला है सारा, वो साइडों पे लोगों के घरों के आगे साइडों में फेंका जाता है। और वो बल्कि स्पेशल बड़ी शिकायत करते हैं कि वो एक अलग से ताफुन फैलने की सूरत हाल वहाँ पर पैदा कर दी। तफरी गाहों में आपने अगर ख्याल नहीं करना तो फिर कहाँ पर आपको तफरी किस लिए बंदा जाता है? तफरी करने, खुश होने के लिए जाता है, खुश मिजाजी के लिए। मैं या आपको बताऊँ, इन्होंने जिक्र कर दिया, बिल्कुल सही जिक्र किया। इसमें जो मुर्दा मुर्गी है ना, वो डाली जाती है। वो डाली जाती है। हाँ, मुझे तो फिर बताएं, क्या असर होगा उसके अंदर वो जानवरों जरासीम का? जो है, वो जानवर उससे मर रहे हैं, जिबा करके डाल। और वहाँ से देखिए, बीमारियां लेके हम आप ये तो नहीं वापस कहते आते हो, कि आपको जिंदा ऐसा डाल फील दें, होता है। आप जिबा करके डाल दें ताकि उसका खून निकल चुका हो, उसके अंदर जरासीम पैदा ना हो। और फिर ये आमिर करते भाई क्या है, सस्ते दामों, ठेकेदार जो भी है खुराक सप्लाई करने वाला, सस्ते दामों, जिसको वो पता नहीं उसका नाम कोक रखते हैं, हर तो इस चीज तरह का ठेके नाम में। ये मुल्क वैसे ना ठेकेदारों का है। एक ब्यूरोक्रेट से मेरी बात हो रही, तो मैंने कहा यार इतने पैसे, कोविड की बात है, तो मैंने कहा इतने पैसे लग गए यार इस पे, तो कहते यार मुल्क की ठेकेदार है। ठेकेदार। तो अब हर चीज में, यानी हर चीज में ठेके हैं, डिपार्टमेंट्स हमें बने हुए। बिल्कुल- हमने बच्चों की तफरी के लिए आखिरी जो 15 साल या 10 साल गुजरे हैं, उसमें कितनी तफरी गाहें बनाई हैं हमने। ना बनाए जो है बागे और जना जो exist या करती रेस हैं, कोर्स उन पे हमें तवज्जो या देने की जिलानी जरूरत पार्क के है। लेवल के मुझे कितने break का पार्क्स कहा जा रहा बनाए। है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन तवज्जो देने की यकीनन जरूरत है। बच्चों और की अगर बारी एक आती है तो ब्रेक ही इनिशिएटिव आती लिया है। गया है तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ना सिर्फ तजीनो आराइश जगह की, बल्कि जो वहाँ पे जानवर मौजूद हैं वक्फा उन पे बहुत तवज्जो जरूरी है। देने की हमें बहुत ज़रूरत है। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे, आपने हमारे साथ रहना है। गर्मी की जो शिद्दत है उसने सबका हाल बेहाल किया हुआ है, और बारिश के हवाले से क्या कोई पेशगोई है या नहीं, आज मौसम कैसा है, कोमल असलम हमारे साथ है, वो बताएंगी मौसम का हवाल। जी कोमल। लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज और बादलों के दरमियान आंगुचली का सिलसिला जारी है। गर्मी जो है वो अच्छी खासी महसूस की जा रही है, हवाएं चल तो रही हैं लेकिन वो महसूस नहीं हो रही। शहर लाहौर के वासियों के चेहरे थोड़े से मुरझाए हुए हैं, गर्मी से निठाल और पसीने से शराबूर हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त टेम्परेचर जो है 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में मौसम जो है वो इस तरह से गर्म और खुश्क रहने वाला है। लाहौर शहर के वासी थोड़े से परेशानी का सामना करेंगे। महकमा मौसमियात ने बारिशों से मुतल्लिक भी फिर कोई पेशगोई नहीं की। लाहौर शहर के वासी इस तरह के मौसम में कोशिश करें हल्के रंग के कपड़ों का इंतखाब करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप डार्क कलर्स पहनते हैं तो वो गर्मी को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं और यूँ जो है गर्मी की शिद्दत मज़ीद आपको महसूस होती है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि महकमा मौसमियात ने 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम टेम्परेचर जो है 28 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 36 डिग्री तक जाने के हवाले से इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। ये जो दिन है शहर लाहौर के वासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं अगर लाहौर के शहरियों ने अपनी एहतियात ना बरती, क्योंकि ये मानसून का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से बरसता तो है, लेकिन जब ये जिस स्पेल को ये थोड़ा सा आप यूँ कह लें कि थोड़ा सा डिस्टेंस बीच में आ जाता है, बारिशें जब नहीं होती तो लाहौर का मौसम सख्तियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं, जिस वजह से लाहौर शहर के वासियों की सेहत पर मुज़र असरात देखने में नज़र आते हैं। तो इसलिए जो है लाहौर शहर के वासी भी थोड़ी सी एहतियात बरतें और लाहौर शहर की गर्मी को थोड़ा सा सब्र से बर्दाश्त करें। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया। अभी हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे इंतहाई अहम टॉपिक और गेस्ट के साथ। आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम है। एक रिसेंटली एक ऐसा वाक़या पेश आया, एक ऐसी चीज़ हुई जिसने सारे जो जिस इंसान में कोई इंसानियत है ना वो दिल दहला के रख दिए। वरना इस माशरे में जो अब हो रहा है और जिस तरह से ये मजालिम बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद और ये वाक़यात
जो जिस तरह से इनमें इजाफा होता जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि उस बच्ची की इस वक्त जो हालत है वो कैसी बताई जा रही है डॉक्टर्स की जानिब से। इसके लिए हमने रब्ता किया है अजमत आवान से। अजमत, बताइएगा, इस वक्त बच्ची ज़ेरे इलाज है, 3 दिन कहा जा रहा था अहम है बच्ची के लिए, तो अब डॉक्टर्स की जानिब से क्या बताया जा रहा है? आज बिल्कुल रिदा, ये दिल दहला देने वाला जो है वाकया है और ये जुल्म की जो एक दास्तान है वो रचनी की गई है। मेरे पास अल्फाज नहीं है इस सब सूरत हाल को बयान करने के लिए, क्योंकि कोई एक शख्स या कोई इंसान जो है वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। इस केस के अंदर सबसे बड़ा जो इंकशाफ है वो जो मेडिकल टीम से उनकी जानिब से कहा गया है कि जो रिजवाना, जिसकी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल के लगभग बताई जा रही है, उनकी जानिब से बताया गया है कि रिजवाना पर तशद्दुद अब से नहीं तकरीबन 4 माह से उसके जख्मों से लग रहा है उस पर तशद्दुद हो रहा था। और जुल्म की दास्तान ये है कि जब भी उस पर तशद्दुद होता था, जब उस पर निशानात या जख्म होते थे, उस पर दवाई नहीं लगाई जाती थी, कोई मरहम नहीं लगाई जाती थी, बल्कि उसको खुला ही छोड़ दिया जाता था। खुला छोड़ने की वजह से रिजवाना के जहाँ जहाँ पर भी चोटें लगती थी वहाँ पर इंफेक्शन हो जाता था। सर पर बहुत गहरी चोटें आई हैं, वो भी 3 से 4 माह पुरानी हैं, और उसमें बरवक्त इलाज ना करने पर उसके सर के अंदर जो है वो कीड़े पड़ गए थे। कीड़े पड़ने की वजह से उसको जो है वो शदीद जो है वो इन्फेक्शन हो गया था। जब उस पर तशद्दुद बहुत ज्यादा बढ़ा, जब उसकी क्रिटिकल हालत पहुंची, तब जाके जो है रिजवाना को रेफर किया गया। इस वक्त जो रिजवाना है वो जनरल अस्पताल के अंदर ज़ेरे इलाज है। और अजमत, ये तो हमें बातें पता हैं जो कि घर वालों की जानिब से की गई हैं। अभी तक कोई मेडिको लीगल रिपोर्ट है जो डॉक्टर्स ने तैयार करके इस बात को कंफर्म किया है कि इस बच्ची पे ये मजालिम हुए हैं, जो रॉड्स कहा जा रहा है आंखों में मारे हैं, तेजाब पिलाया गया है उस बच्ची को, और उसके हवाले से जो एक प्रॉपर रिपोर्ट है, क्या वो गवर्नमेंट को अभी तक दी गई है? रिदा, इस पर जो मेडिकल बोर्ड है, कल उन्होंने जो है वो 12 रुकनी था, उसको 13 रुकनी किया गया। उन्होंने जो कल रिपोर्ट पेश की है, उनकी जानिब से कहा गया है कि रिजवाना को सेप्सिस की जो बीमारी है वो कंफर्म हो गई है। सेप्सिस एक इन्फेक्शन होता है और ये इन्फेक्शन जो है वो बहुत, उसके अलावा बाकी का चीजें अभी तक कंफर्म की गई है अजमत? उसके अलावा जो है रिदा, जो टैक्सिकोलॉजी होता है जिसमें जहर देने का इंकशाफ किया गया, उसकी भी रिपोर्ट भिजवाई गई है। तकरीबन 24 घंटों के अंदर जो है वो रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। और मेडिकल रिपोर्ट की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो सेप्टिक इन्फेक्शन की वजह से उसकी जो बीमारी है वो उतार चढ़ाव का शिकार है, जबकि जो जहर देने वाली जो उसके टेस्ट नमूने हैं वो भी लेबोरेटरी में भिजवाएंगे। 24 घंटे तक उसकी जो रिपोर्ट। अच्छा अजमत, आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी क्योंकि हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टली प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर अलफरीद जफर साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अस्सलाम वालेकुम। और जी सर, ये बहुत एक अफसोसनाक वाकया हुआ, और इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उस बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची के जी अगले जो 48 घंटे हैं वो काफी क्रूशल हैं, और इसको एक्चुअली 2-3 दिन इसके अगर स्टेबल गुजरेंगे तो फिर ये इस एपिसोड से बाहर आएगी। अभी होता है कि इसके 10-12 घंटे ठीक गुजरते हैं, उसके बाद फिर कोई एपिसोड ऐसा आ जाता है जिसमें इसकी सैचुरेशन ड्रॉप होती है और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो और उसके साथ ही फिर इसका सेंसोरियम जो है, जो ओरिएंटेशन है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वो फिर 1 मिनट सीरियस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से इसके ऊपर हम एक्टिवली काम कर रहे हैं, और इसको 2-3 दिन अगर ये स्टेबल रहेगी तो फिर एपिसोड से बाहर आएगी। ये भी चांस है कि ये वेंटिलेटर पे भी जा सकती है। सर, जब आपके पास ये बच्ची आई थी तो उस वक्त इसकी क्या हालत थी जो आपने उसको ऑब्जर्व किया, उसको चेक किया, तो क्या वो जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं इस बच्ची के घर वालों की जानिब से, आप उनको कंफर्म कर सकते हैं? क्या वाकई में इस तरह के मजालिम बच्ची पर ढाए गए हैं कि उसके रॉड जो है उसकी आंखों में मारे गए, तेजाब पिलाया गया? क्या इन चीज़ों को आप कंफर्म कर सकते हैं? देखिए जी, ये हमारे पास कोई 1 वीक अगो ये बच्ची आई थी जी, और उस वक्त इसकी इंजरीज ये फ्रेश नहीं है। इसको कुछ 4 से 5 महीने का टाइम इंजरीज को हो चुका है। ठीक है। और पेरेंट्स के बार बार कह रहे थे कि इसको जहर पिलाया गया है, तो हमने इसके पूरे वो ब्लड के सैंपल्स लेके, जो टॉक्सिकोलॉजी की पूरी रेंज होती है पॉइजन की, वो हमने पंजाब फोरेंसिक लैब को भेज दी है, और उन्होंने अब रिपोर्ट करना है। हमने आज उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको जल्द अज जल्द करें, कि वो मैक्सिमम जो स्क्रीनिंग है पॉइजनिंग की वो हमारी ये पंजाब फोरेंसिक लैब करती है। कुछ प्राइवेट लैब्स भी करती हैं, लेकिन ये ज्यादा रेंज करती है। इसकी जब रिपोर्ट आएगी तो फिर हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन अभी देखने में डायरेक्ट सामने ऐसे हमें कोई ऐसे पता नहीं चला कि सच कोई पॉइजनिंग मटेरियल या कोई एसिड उससे पिलाया गया कि नहीं।
ठीक है सर, तो आपकी जानिब से जो एक तमाम रिपोर्ट तैयार की जानी थी वो आपकी जानिब से तमाम टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं? जी, वो तो टेस्ट इसके बार बार होते हैं और रोज हो रहे हैं। जो भी चीजें क्योंकि ऊपर नीचे इसकी होती हैं और उसमें रूटीन टेस्ट नहीं है, कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक टेस्ट हैं, कुछ ब्लड गैसेस के टेस्ट होते हैं, फिर बीच में कुछ कैसे कोविड का भी चेक करें, वो भी सारे इसके टेस्ट हुए। तो इसकी एक वाइड रेंज रोज होती है और जो भी चीज ऊपर नीचे हो वो रिप्लेनिश की जाती है, वो दी जाती है। आज कल रात मिनिस्टर साहब भी आए थे, सीएम साहब भी आए थे और सीएम साहब एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे के गए कि महंगी से महंगी दवाई जो है अगर वो इसके लिए जरूरी है तो वो लाजमन ली जाए। फिर मिनिस्टर साहब उसके बाद आए, फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसको इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएंगे जो कि बहुत महंगे टीके हैं। इसकी ऑलरेडी भी हमने एंटीबायोटिक चेंज की और बहुत एक्सपेंसिव दे रहे हैं, लेकिन हमारे नजदीक जो है वो लाइफ की इम्पोर्टेंस ज्यादा है और एक जिंदगी इतनी है ना कि ये पैसा कोई चीज नहीं है, बिकॉज जिंदगी को आप खरीद नहीं सकते। तो इस वजह से हम इसको टॉप लाइन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसके पेरेंट्स का भी ध्यान रख रहे हैं और ये ट्रॉमा से ये भी गुजर रही है, पेरेंट्स भी गुजर रहे हैं। हमने साथ साथ साइकियाट्रिस्ट भी रखे हुए हैं और वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो इस बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हैं। इसके पेरेंट्स के साथ भी हम लोग खुद रोज मीटिंग करते हैं। इसके ग्रैंड पेरेंट्स भी आए हुए हैं, लेकिन वो भी एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। इसका एक्चुअली इशू ये है कि ये 10 बहन भाई थे और वो माँ जो है घरों में काम करती है और साथ जो है वो लेबर था, ट्रक अनलोड और लोड वो कराता है। तो बच्चे इनके ज्यादा थे, ये उनको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो हमने एक लाइफ लॉन्ग प्लान इस बच्चे का बनाया कि हम इसकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करेंगे, इसको एजुकेट करेंगे, इसको फिर उसके लिए कोई हुनर सिखाएंगे ताकि ये अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सके। इनके जो बाकी बच्चे भी हैं उनको भी मेरे ख्याल ये करना पड़ेगा, बिकॉज इस कपल से सारे जो 10 बच्चे हैं वो फाइनेंशियली ये इनको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये ना हो कि फिर और आगे किसी बच्चे के साथ फिर इस तरह का एपिसोड हो जाए। इसमें एनजीओज भी हमारे पास आ रही हैं, कोई मुखैर हजरात भी आ रहे हैं और अगर इसके 4-5 बच्चे इस तरह एनजीओज उनको को सपोर्ट करके एजुकेट करके और प्रॉपर रिहेबिलिटेट करें तो मे भी हमें वो स्टेप उठाना चाहिए और लाइफ हम बचा सकते हैं। और बाकी है कि फैमिली, कल हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें हमने कहा था कि फैमिली प्लानिंग भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और ताकि इस तरह जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और 8-8, 10-10 बच्चे वो हमें रोकने चाहिए, क्योंकि वो पेरेंट्स के लिए भी एक बर्डन है, फिर सोसाइटी के लिए भी बर्डन है और फिर उनका लुक आफ्टर पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। वो इन सारी चीज़ों पे साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले भी आए थे हमारे पास और अब अगर पेरेंट्स किसी को बच्चा दे देते हैं और वो रजिस्टर नहीं कराते तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए भी मुश्किल हो जाता है ढूंढना कि वो कहाँ है। इससे सारा सिस्टम डिवेलप हो रहा है कि अगर आपने किसी को बच्चा कहीं रखाया तो वो सिस्टम में रजिस्टर होना चाहिए। और दूसरा ये कि चाइल्ड लेबर को भी डिस्करेज करना चाहिए, इसकी भी एक लेजिस्लेशन प्रॉपर ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे का कम से कम इतनी तालीम हो और फिर उसके बाद उसको अगर आपने कि भेजना को काम तो इसके ऊपर प्रॉपर साइमल्टेनियसली काम हो रहा है, क्योंकि ये इशू एक सामने आ गया और ये मेरे ख्याल इस वक्त टाइम आ गया कि हमें चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है और इनको प्रॉपर तरीके से, जिसमें कि सीएम साहब और मिनिस्टर साहब बहुत एक्टिवली कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसका नोटिस लिया हुआ है, तो इन पे एक्टिवली काम हो रहा है। और मेरे ख्याल है इसमें हम सारे मुआशरे को मिल के इसको ऊपर करना चाहिए। जो पढ़े लिखे अफराद हैं, जो डिफरेंट इदारे हैं और जो मुखैर हजरात हैं, ये मिल के टीम अप होके और फिर इसको बेहतर करना चाहिए। यही टाइम है, अगर ये आज ना हुआ तो फिर नहीं होगा। ऐसा ही है, हमें टीम अप होके इस पे काम करने की ज़रूरत है और हम अभी फ़िलहाल दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस बच्ची को जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद ज़फ़र साहब हमारे साथ थे। सर आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जैसा कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि ओवरऑल टीम अप होने की ज़रूरत है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इस तरह की कोई जब वाक़या होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। चाइल्ड लेबर पे जैसा कि बात की है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो चेयरपर्सन है सारा अहमद, वो भी हमें आज इंशाल्लाह शो में ज्वाइन करेंगी। ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट है। उससे पहले हमें ये डिस्कस करने की ज़रूरत है कि मुआशरे में ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस तरह की एक जो जुल्म है इसको बढ़ाते हैं और आजकल के ज़माने में ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है ये बढ़ती ही चली जा रही है। इसके लिए हमने हमारे अपने ऑनरेबल गेस्ट को मदऊ किया है आज, जो कि हैं सोशोलॉजिस्ट
अतहर अजीम साहब। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर अभी जैसा कि आपने सुना है कि एक बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ, ये तो वो है जो चीज़ रिपोर्ट हो गई है। ओवरऑल इस तरह के माशरे में ये वाक़यात मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं और वक्त के साथ साथ पता नहीं एग्रेशन बढ़ रहा है लोगों के अंदर। क्या वजह है कि इन वाक़यात में इजाफा ही होता जा रहा है? तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि यू स्टडी दीज फैक्टर्स कि क्या वो चीज़ें होती हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ जैसी एक चीज़ आ जाती है हमारे सामने। देखिए हमारा माशरा जो है वो डिफरेंट क्लासेस में और डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और ये एक बहुत बड़ा एक फिनोमेना है और माशरा जो है वो कंट्रोल होता है इंस्टीट्यूशंस के साथ। जिस तरह से हमारे घर में एक अथॉरिटीज़ होती हैं, माँ बाप हैं और माँ बाप की अथॉरिटी एक इस्टेब्लिश होती है और जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं वो माँ बाप की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी डायरेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं और फिर वो एक कंट्रोल घर जो है वो काम करता है। बिल्कुल इसी तरह से माशरा भी एक घर की तरह से ही होता है और इसको चलाने के लिए हमारे पास कोई ना हंटर होता है ना हमारे पास कोई गोली होती है। हमारे पास एक वैल्यू सिस्टम होता है और वैल्यूज़ जनरेट करते हैं हमारे इदारे और इदारे जो हैं वो वैल्यूज़ भी देते हैं, वो नॉर्म्स भी देते हैं, वो प्रैक्टिस भी देते हैं और वो कवानीन भी देते हैं और फिर माशरा उनको फॉलो करते हुए अपना सफ़र आगे बढ़ाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे माशरे में ऑन द होल ये जो फैक्टर्स है वो इतना कमज़ोर हो गया है कि लोग इंस्टीट्यूशंस अपने तौर पर अपना काम सर अंजाम नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल कवानीन बना दिए जाते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता, ना वैल्यूज़ जनरेट की जाती हैं, ना वैल्यूज़ इंप्लीमेंट होती हैं, ना हमारी मॉरल वैल्यूज़ एथिकल वैल्यूज़ जनरेट होती हैं। लेकिन इससे बड़ा जो डिज़ास्टर है हमारे माशरे में वो ये है कि पब्लिक एट लार्ज अपने इंस्टीट्यूशंस पे उनका बिलीफ और ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। ये एक ऐसी एक बीमारी है पूरे माशरे को जो खा जाती है। जब आवाम को ये एहसास पैदा हो जाए, ये बिलीफ आ जाए कि मुझे प्रोटेक्ट करने वाले जो इदारे हैं वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं और जो जुल्म करने वाला है उसको एक खुली छूट मिल गई है ना, उसको भी एहसास है ना, जी जी उसका भी एहसास, जो जालिम है उसको ये एहसास है कि मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, जो मजलूम है उसको ये एहसास है कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। ये ऐसा डिज़ास्टर है जिसमें आप कुछ भी कर लें और चाइल्ड अब्यूज़ ले लें, क्या कहते हैं क्राइम ले लें, टेररिज्म ले लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले लें, कुछ भी आप ले लें, इसका शासाना ऑन द लार्ज स्केल हम कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस की वीकनेस है और उससे बढ़कर अवाम जो है उनका एतमाद जो है बिल्कुल मुतज़लज़ल हो गया है। आज आप किसी से पूछ लें, कोई आदमी भी पुलिस स्टेशन जाना पसंद नहीं करता, जुडिशल सिस्टम को आप देख लें उस पर कोई बिलीफ नहीं करता, पॉलिटिकल सिस्टम देख लें उस पर कोई बिलीफ नहीं करता। तो जब आपका डिस्ट्रस्टनेस पैदा हो जाता है तो डिस्ट्रस्ट में जो है वो कुछ भी कोई भी आप क्राइम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम पर्सनल लेवल पर देखें, क्या हम इस तरह की तरबियत करते हैं बच्चों की, क्या वो घर में इस तरह का वायलेंस देखते हैं? तो इस लेवल पे भी हमें ज़रूरत है कि जब बच्चे देखते हैं कि डिस्प्यूटेड मैरिजेस होती हैं, उनके पेरेंट्स जो होते हैं थोड़े एग्रेसिव होते हैं, वो एग्रेशन उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है बचपन से, जो कि बड़े हो के उनकी शख्सियत का पार्ट बन जाता है और वो एग्रेशन जब उनके बस में आता है तो वो किसी और पे निकालते हैं। तो वो क्या फैक्टर्स हैं? जी बेटा, ये भी कहते हैं लर्निंग की बात है जी। जिस कल्चर में आप पैदा होते हैं, जिस कल्चर में आप बड़े होते हैं, जिन वैल्यूज़ में आप अपने आप को रखते हैं, वो वैल्यूज़ आपकी जो बैक ऑफ माइंड है वो उसमें बैठ जाती हैं और वही आपको डायरेक्ट करती हैं। जब ये वैल्यूज़ जो हैं और जो लर्निंग है अगर आपको डिसऑर्डर का शिकार कर देती है तो जब आप डिसऑर्डर का शिकार होते हैं तो फिर आप ये तशद्दुद करते हैं या आपकी महरूमियाँ ऐसी होती हैं या आपकी इस तरह की क्या कहते हैं इंसिडेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में जो आपके किसी न किसी ट्रॉमा में जो आपके अंदर एक लो सेल्फ इस्टीम पैदा करते हैं जिसकी वजह से यू फील सुपीरियर। अगर आपके सामने एक बच्चा जो कि एक मासूम जान है, एक मजलूम है और वो कुछ कर नहीं सकता, वो कुछ बोल नहीं सकता और उस पर आप हाथ उठा के यू फील गुड, तो वो क्या एहसास है? वो एहसास महरूमी आपके अंदर है जो कि आप किसी और के ऊपर निकाल रहे हो। देखिए जो पर्टिकुलर ये केस जो है, ये जो बच्ची का रिजवाना केस है, इसमें दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। जो तशद्दुद करने वाले लोग हैं उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनके अंदर ये ताकत का घमंड है और उनको ये एहसास है कि मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। ये एहसास इंसान के अंदर जो है ये रवैया पैदा करता है। दूसरी तरफ एक्सट्रीम
हेल्पलेसनेस है कि वो बच्ची जो उनको ये पता है इस बच्ची जो है ये बिल्कुल क्या कहते हैं हेल्पलेस है, इसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, ना इदारे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना ख़ानदान प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं ये तशद्दुद के लिए बेहतरीन साजगार माहौल पैदा करते हैं। और यही वजह है कि तशद्दुद करने वाले ने भी, अगर जो हमने सुना है जो पढ़ा है, तशद्दुद करने वाले भी कोई तकलीफ़ महसूस नहीं की और सहने वालों ने भी कोई तकलीफ़ महसूस नहीं की। इन माई ओपिनियन जो बच्ची के पेरेंट्स हैं उनके जो मैंने इंटरव्यू देखे हैं, जो मैंने बातें देखी हैं, जो उनकी लापरवाही है अपने बच्चे के हवाले 4 महीने तक अगर आपके बच्चे पे ये जुल्म हो रहा है और जैसा कि कहा जा रहा है कि कॉल्स की जाती थी लेकिन उस बच्ची को, तो आप जाके मिलें अपने बच्चों को, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने ये बिल्कुल लापरवाही बरती है। ये भी इस अंदाज से हमारे माशरे में कि आप ये पेरेंट्स देखिए ना कि हमारी जो अवाम है ना वो इस वक्त गुर्बत में इतनी वो इंडल्ज हो चुकी है। हमारे जो बेसिक मसाइल है ना, ये रोटी कपड़ा मकान, ये वैल्यूज़ होती हैं जो कि फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, रिलेशनशिप वैल्यूज़ होती हैं, इंसान की करैक्टर होता है। ये डेवलपमेंट तब आती है जब आपको ये बेसिक नेसेसिटीज़ इन लाइफ मिल रही हैं। हमारे मुआशरे में जब यही चीज़ें जो अनअवेलेबल है, जैसा कि यही फ़िक्र है कि हमारे बच्चे को हमें कल की रोटी, रात की रोटी मिलनी है कि नहीं मिलनी है, जब इन मसाइल से हम नहीं निकलेंगे तो आपको लगता है तब तक मुआशरे में तब्दीली आ सकती है? महरूमी जो है ना ये बहुत बड़ा एक बीमारी है, बहुत बड़ी सिकनेस है। महरूमी जो है वो इंसान को नॉर्मल नहीं रहने देती, ना इंसान को नॉर्मल फंक्शन करने देती है। हमेशा जो महरूमियाँ हैं किसी की तरह की भी हो, वो चाहे समाजी महरूमी है, कल्चर की है या आपकी ज़रूरियात हैं, डेली जो ज़रूरियात हैं, जब आपको नहीं मिलती तो आप नॉर्मल नहीं होते, आप एबनॉर्मल होते हैं, आप डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। जब आप डिसऑर्डर का शिकार होते हैं तो आपसे किसी भी बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। एग्जैक्टली ये तो इस नज़र आता है क्योंकि गुर्बत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ। गुर्बत भी है, इनसिक्योरिटी भी है, डिस्ट्रस्टनेस भी है, लॉलेसनेस भी है, वैल्यूलेसनेस भी है। ये तमाम जो आपको सिनेरियो नज़र आ रहा है, तहजीब, इखलाक, हमारे मुआशरे में इन फैक्टर्स पे किस तरह से हम लोग तवज्जो दे सकते हैं? इसका इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, देखें ये हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जुडिशरी है, वो पुलिस सिस्टम है, वो ब्यूरोक्रेसी है। इस मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दिस, जो हमारी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर वो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं तो ये वो फैक्टर्स, कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं जो ये जनरेट करते हैं, वैल्यूज़ को जनरेट भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे ये बड़ा वीक, ये तो तमाम सिस्टम बड़ा वीक हो चुका है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे ये इदारे अगर अपनी, जैसे हम देखते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमारी तो एक हालत ही और है, वी आर डेवलपिंग कंट्री, हमारे ये जो बेसिक मसाइल हैं ये ख़त्म नहीं होते, लेकिन वो मुआशरे जो तरक्की कर चुके हैं, जहाँ पर अब इन मसाइल पर तवज्जो दी जा रही है, उसका रीज़न एक ये है कि उनके इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि आपने कहा है, वो स्ट्रॉन्ग हैं। लोगों को ये डर है कि अगर हम एक गलती करेंगे तो हमें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी और उससे कोई नहीं रोक सकता, कोई फ़ोन कॉल नहीं जाएगी, पैसा काम नहीं आएगा, हमारे जो स्टेटस है वो काम नहीं आएगा अगर हम कुछ गलत करेंगे। तो ये जो पनिशमेंट सिस्टम है ये कितना वैल्यूएबल होता है किसी कौम को कौम बनाने में? जी देखें, जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। सज़ा और जज़ा, मतलब हिस्ट्री हमारी उठा के देख लें, ह्यूमन हिस्ट्री देख लें, और जिन अक़वाम ने तरक्की जो आप कह रही हैं की है, उसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि सज़ा और जज़ा का निज़ाम और उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन जो हैं वो फ्री ऑफ ऑल प्रेशर काम कर रहे हैं जी। तो ये बेसिकली सिंपल इज़ दैट कि ये अगर आप ये इदारों को मुकम्मल बाख्तियार बना दें जी, और अवाम में ये एहसास पैदा कर दें। बाख्तियार तो इदारे हैं लेकिन वो इख्तियार लेना जो है वो समझ से बाहर है। मेरी मुराद है इख्तियार से मुराद कि उनको फ्री फॉल के तौर पर काम करने की इजाज़त दी जाए, पुलिस अपना काम करे। यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मैंने अर्ज किया ना कि हमारे इंस्टीट्यूशन जो है बिल्कुल वीक हो चुके हैं, अपने मीनिंग खो चुके हैं। एग्जैक्टली हमारे इदारे अब मतलब हम अपनी प्रॉबेबली लाइफ का मीनिंग ही खो चुके हैं। तो वो क्या सर एक लास्ट मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, कि किस तरह से इस चीज़ को हम फ्यूचर में, क्योंकि अब तो जो हालत बिगड़नी थी वो तो बिगड़ गई है इस कौम की, लेकिन वो जो एक फर्स्ट स्टेप है वो क्या हो सकता है इस कौम का कि बेहतरी आ सके? सिंपल इज़ दैट कि रूल ऑफ लॉ और इंस्टीट्यूशंस का जो है मुकम्मल पावरफुल होना,
यही सिर्फ एक रास्ता है जिससे हमारे माशरे आगे तरक्की कर सकते हैं और तमाम हकूक़ जो हैं अफराद के, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो कोई भी फ़र्द है माशरे का, उसके हकूक़ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ये एहसास पैदा कर सकते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल हैं किसी माशरे में तो आपके हकूक़ की पासदारी करने वाले इदारे मौजूद हैं, तो आप ठीक हो जाएंगे। आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सोशोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अतहर अजीम जो कि हमारे साथ थे, आपने हमें वक्त दिया और ये सोशल इश्यूज़ ही हैं जिसकी वजह से, ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो जुर्म है ये बढ़ता ही चला जा रहा है, कोई काबू पाने वाला नहीं है क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है, कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जो कि अपने जो फ़र्ज़ है वो निभा रहा है और पनिशमेंट सिस्टम जो है इस मुल्क में वो कोई भी नहीं है, जस्टिस नहीं है। जब तक ये सब नहीं होगा तो इस तरह के जो वाक़यात हैं ये हमारे सामने आते रहेंगे। अभी हम चलेंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और कंटिन्यू करेंगे हमारे उसी टॉपिक को जो कि इम्पॉर्टेंट इशू है आज का और काफ़ी दिनों से इस पे बात हो रही है और बात हमें मुसलसल करनी है जब तक इसका कोई हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और एक बच्ची रिजवाना, कमसिन बच्ची जिस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, जिस अजियत से वो गुज़री और उसके घर वाले गुज़रे और गुज़र रहे हैं और इस तरह के हज़ारों बच्चे हैं पाकिस्तान में जो कि इसी अजियत से गुज़रते हैं और ये वाक़यात हर आए दिन, ये तो चंद हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे जो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होते हैं। उसके लिए हमारा इदारा है, आपको बताएं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, जिसकी चेयरपर्सन सारा अहमद इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या वजूहात होती हैं वो तो आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, लेकिन उसके बाद लॉज जो हमारे पास मौजूद हैं, जो आपका इदारा है इन बच्चों के लिए काम करता है, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आप लोगों की सर्विसेज हैं इस इदारे की और किस तरह से ये इदारा जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ को प्रोटेक्ट कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो मैं स्ट्रॉन्गली कंडेम करूँगी जो रिजवाना वाला वाक़या आपने मेंशन किया जो हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। मैं उससे मिली भी हूँ पर्सनली, उसके वालिदैन से भी मिली हूँ, वो फिर आगे जाके मैं आपको बताऊँगी। टॉकिंग अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो, ये पंजाब हुकूमत का एक इदारा है जो बच्चों को, जो बच्चे प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, डेस्टिट्यूट निगलेक्टेड बच्चे हैं, चाहे वो चाइल्ड बेगर्स हैं, अब्यूज़्ड हैं, जिन पे टॉर्चर हुआ है वो हैं, इन बच्चों की प्रोटेक्शन का काम करता है। ये चाइल्ड बेगर्स हैं और इवन अबैंडन बच्चे जो मिलते हैं वो इन सब की प्रोटेक्शन का काम करता है। तो अगर बात की जाए पिछले 4 सालों में जब से मैंने ज्वाइन किया एज चेयरपर्सन, हमने हज़ारों बच्चों को जो है रेस्क्यू किया जो कि चाइल्ड बेगर्स थे या कहीं पे काम कर रहे थे, उन पे तशद्दुद हुआ, या कोई मिसिंग बच्चे भी हम करते हैं रेस्क्यू, जो हमारे घर ऑफिस के बाहर बच्चे छोड़ जाते हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, फिर हम उनकी अडॉप्शन करवाते हैं। तो इस तरह ये हम काम कर रहे हैं और हम आगाही पे भी काम करते हैं, अवेयरनेस बिल्ड की जाए। और अभी हमारे पास 1200 बच्चे रह रहे हैं पूरे पंजाब में, 1200 बच्चे, अब अराउंड 1200 बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के डिफरेंट सेंटर्स में रह रहे हैं। हमारे 9 सेंटर्स हैं पंजाब में और यहाँ ये वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अब्यूज़ का शिकार हुए या ऑर्फन्स हैं और कहीं जा नहीं सकते, अबैंडेंड हैं, जिनको घरों से उनके माँ बाप ने निकाल दिया। और इन बच्चों को ना सिर्फ हम तालीम और तरबियत दे रहे हैं, लेकिन हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, वो था स्किल डेवलपमेंट। हम इन बच्चों को स्किल सिखा रहे हैं ताकि बाद में जाके मुफीद शहरी बन सकें और अपने पाँव पे खड़े हो सकें। अच्छा, रिसेंटली अभी ये जो रिजवाना केस है इस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि अभी तक आप ब्यूरो का क्या काम रहा है, इसमें क्या किरदार रहा है? जी देखिए, सबसे पहले जैसे ही वो जनरल हॉस्पिटल लाहौर शिफ्ट हुई, रिजवाना इस्लामाबाद में ये इंसिडेंट पेश आया, आपको पता होगा, हमारी टीम गई है और हमारी टीम ने उनको लीगल हेल्प फराम कर रहे हैं। हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है SSD, उनके साथ मिलके उनका केस लड़ रहे हैं, लीगल हेल्प हम फराम कर रहे हैं। फिर हमने उनको ऑफ़र दिया है कि जैसे ही रिजवाना ठीक हो जाए तो उसको जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शिफ्ट कर दिया जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हैज़ ऑफर्ड कि उसको हर तरह की, हम उसका फूड, शेल्टर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हर चीज़, इवन उसकी बाद में मुलाजमत की जिम्मेदारी जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उठाएगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उठाएगी। तो वो हमने उनको ऑफ़र दिया और उसकी वालदा जो है वो मान भी गई इस बात पे। ये तो वो अल्लाह उस बच्ची को सेहत दे अल्लाह ताला, क्योंकि उसकी हालत जो है वो बहुत ख़राब है, लेकिन कई बच्चे हैं जो अपनी जान से हाथ खो बैठते हैं
इस तशद्दुद के बाद। आपकी जो जुरिस्डिक्शन है उसमें क्या आता है कि क्या आप इंटरवीन कर सकते हैं अगर एक 14 साल से कम उम्र बच्चा आपको पता है कि कहीं पे नौकरी कर रहा है, मुलाजमत कर रहा है, तो आप किस तरह से उसको रेस्क्यू कर सकते हैं? देखें, एज पर लॉ अगर कोई माइनर जो 15 साल से कम उम्र बच्चा कहीं मुलाजमत कर रहा हो तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नहीं इंटरवीन कर सकता। वी कैन नॉट, ये लेबर डिपार्टमेंट के अंडर मैंडेट है। हम तब इंटरवीन कर सकते हैं अगर किसी भी बच्चे पे तशद्दुद होता है, चाहे वो घर में काम कर रहा हो, बाहर काम कर रहा हो, उस पर जब टॉर्चर होता है तो हम इंटरवीन कर सकते हैं। तो डू यू हैव एनी हेल्पलाइन नंबर्स जहाँ पे कांटेक्ट किया जा सकता है अगर हम अपने इर्द गिर्द अपने हमसाए या कोई भी घर में इस तरह के वाक़यात देखते हैं जहाँ पे हम चाइल्ड अब्यूज़, क्योंकि अक्सर होता है कि हम वर्कशॉप्स पे ये चीज़ बहुत कॉमन है, जैसे बच्चे होते हैं मजदूरी कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बॉन्डेड लेबर 7-8 साल का होता है, तो बड़े बुरे तरीके से उसको मार रहे होते हैं। तो हम इस तरह की चीज़ अगर रिपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या हेल्पलाइन? जी, हमारी हेल्पलाइन है 1121। ओके, इट्स कॉल्ड द चाइल्ड रेस्क्यू हेल्पलाइन 1121। इस पे कोई कहीं भी तशद्दुद का वाक़या देखें, बच्चे के साथ ज़्यादती का वाक़या, कोई अबैंडन बच्चा, मिसिंग बच्चा, लॉस्ट बच्चा, घर से भागा हुआ बच्चा या ऑर्फन, कोई भी बच्चा डिस्ट्रेस में किसी प्रॉब्लम में हो तो हमारी हेल्पलाइन पे इन्फॉर्म करें। हमने कोई 16,000 से ज़ायद केसेस में हमने इंटरवीन किया पिछले 4 सालों में इसी तरह के, इसमें बेगरी और सब शामिल है। तो और हमने इंटरवीन करके उस बच्चे को सबसे पहले प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखते हैं, फिर उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। लॉस पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लॉस कौन कौन से मौजूद हैं अगर इस तरह चाइल्ड लेबर का एक जो मुजरिम है वो पकड़ा जाता है, तो उसके लिए क्या सज़ाएँ मुख्तस हैं और क्या पाकिस्तान में ये सज़ाएँ दी जा रही हैं? जी देखें, अभी जो कवानीन है एक तो मुझे लगता है कि उनमें भी तरमीम की ज़रूरत है, उनको स्ट्रॉन्ग ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाने की ज़रूरत है। अभी जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम है 50,000 फाइन, दैट्स इट। हाँ, एंड कुछ सालों की इम्प्रिजनमेंट है, विच इज़ नॉट इनफ। मतलब मेरे हिसाब से तो ये फ़ाइन मिनिमम 5 लाख रुपए होना चाहिए। आजकल 50,000 कुछ भी नहीं होता। तो ये लोग जो हैं, ये इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जो इस चीज़ों में मुलविस होते हैं, दे गेट अवे विद इट। तो एक तो कवानीन को ज़रा स्ट्रिक्ट बनाने की ज़रूरत है और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन, इदारों का सीरियस होना इशूज़ के ऊपर। बिकॉज आप देखें, ये रिजवाना वाला केस हमारे लिए पूरे आलमी सतह पे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बाइस बना है। बिल्कुल ऐसे। और क्योंकि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे काम करें, ये तो दिस वाज अ प्योर एग्जांपल ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। उस बच्ची को इस्लामाबाद शिफ्ट करके उसको बॉन्डेड लेबर में डाला था। इट वाज अ फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर जिसके खिलाफ पूरी दुनिया चीख रही है कि ये नहीं होना चाहिए। तो इस पर जो है एक तो हमें इन्फॉर्म करें और ऊपर से ये देखें, मुआशरे के ऊपर भी एक जिम्मेदारी आती है। देखिए, उसके वालिदैन की भी गलती है कि वो अपने मुआशी हालात की वजह से उनके पास वजूहात है, उन्होंने सब बच्चों को मुलाजमत पर रखा है, लेकिन जो रखने वाला है, चेक एंड बैलेंस जो रखने वाला है, उनको भी चाहिए कि वो ना रखें। उनको पता है ये जुर्म है, इट्स नॉट अलाउड इन द लॉ एंड दिस शुड नॉट स्पॉइल चाइल्ड्स फ्यूचर। अगर वालिदैन को मैं एक पैगाम देती हूँ जो गरीब वालिदैन है, अगर आप बच्चे को नहीं अफोर्ड कर सकते, उसकी अपब्रिंगिंग, उसको नहीं पाल सकते, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तो जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जो इतने आपके पास बच्चे हैं जो कम उम्र है, उनको हमारे पास रखवाएं। हम उनको पूरे 18 ईयर्स तक उनको हर चीज़ करेंगे। उनकी हम तो जॉब्स भी दिलवा रहे हैं अपने बच्चों को। तो वी आर रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंस्टेड कि उनको कामों पे लगाते हैं आप या भीख मंगवाते हैं, आप हमें दे दें उन बच्चों को। अगर हम देखते हैं कि इस तरह किसी घर में कोई इस तरह का केस, तो इफ़ वी कॉन्टैक्ट योर हेल्पलाइन फॉर एग्जांपल, कौन से वो इदारे हैं जिस पे आप डिपेंडेंट हैं कि मतलब यू विल कॉल द पुलिस एंड देन यू विल कॉन्टैक्ट द क्या कहते हैं लॉयर्स, और इस तरह से डू यू हैव देम वर्किंग अंडर यू? जी बिल्कुल, वी हैव अ वेरी गुड लाइजन विद पंजाब पुलिस। अब कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो ऑफकोर्स हम पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं ताकि उसकी पे जो कार्रवाई है वो पुलिस की थ्रू हो। कोर्ट हमारे पास अपने पास मौजूद है, वी हैव आवर ओन चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट, तो हम कस्टडी बच्चे की ले लेते हैं। हमारे पास अपनी लीगल टीम है, साइकोलॉजिस्ट की टीम है, मतलब हमारा एक फुल फ्लेज एक इदारा है जिसमें मेडिकल भी है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। तो उसमें हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुलिस की ऑफकोर्स हमें ज़रूरत होती है। वो हम लेते हैं, सर्च वारंट लेते हैं कोर्ट से, एंड देन हम इंटरवीन करते हैं केस में। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने बच्चों को जब रेस्क्यू करते हैं तो इस वक्त कितने टोटल सेंटर्स हैं जो पंजाब में और स्पेसिफिकली लाहौर में काम कर रहे हैं, और उन सेंटर्स में क्या होता है एग्जैक्टली? जी, अभी हमारे पास हम 9 सेंटर्स में मौजूद है, 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब में हम मौजूद हैं। अभी मैंने कसूर का इफ्तिताह किया रिसेंटली। हम एक एक करके एक्सपैंड कर रहे हैं पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हमारे CPUs छोटे यूनिट्स तैयार हो जाएंगे। और हमारे पास लाहौर में हम क्या काम करें, मैं आपको लाहौर का एग्जाम्पल दूँगी सिर्फ। एक तो हम वहाँ पे प्रॉपर हमारे पास स्कूल है अपना, ब्यूरो के अंदर वी हैव आवर ओन स्कूल, वी हैव अ नर्सरी ऑफ अबैंडन्ड जो बच्चे इन्फेंट्स होते हैं जिनकी अडॉप्शंस होती हैं, ठीक है, वो है हमारे पास। उसके बाद अपने सेक्शंस हैं, लीगल, सोशल, मेडिकल। हर रोज़ रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाते हैं चाइल्ड बेगरी के ख़िलाफ़, ठीक है। फिर कोई अगर इस तरह के वाक़यात हों वो भी हम उसको रेस्क्यू कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम
स्किल डेवलपमेंट जो कि मेरा इनिशिएटिव एक नया रहा, मैंने कंप्यूटर लैब्स थ्रू प्राइवेट डोनर्स इस्टेब्लिश की तमाम सेंटर्स में। कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स क्लासेस, कुरान क्लासेस, ये सब हो रही हैं बच्चों के लिए। फिर हम उनको स्किल सिखाते हैं, जैसे स्टिचिंग कोर्सेज, ब्यूटिशियन कोर्सेज। हमारे कुछ बच्चे बड़े सैलून्स में भी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं क्योंकि समर्स है। कुछ बच्चों ने रेस्टोरेंट से कोर्स किया, कुछ बच्चे बहुत बड़े फ्रेंचाइज से सीख रहे हैं। और हमारी कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं। ऑफ कोर्स हमारी 3 बच्चियाँ नर्सेज बन गई हैं, दे आर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, दे आर अर्निंग रियली वेल। उसके अलावा हमने बच्चों को ड्राइवर्स के कोर्सेज भी करवाए। फिर हमने अपनी बेक शॉप खोली है, जैसे कभी ऐसा पहले नहीं हुआ कि एक गवर्नमेंट के इस तरह के इदारे में अपनी ही हमने बेक शॉप खोली है। तो गर्ल्स ऑनलाइन सेल भी कर रही हैं उसके थ्रू। इवन हमारा जो अपने रिफ्रेशमेंट्स ऑर्डर करनी होती है हम उधर से करते हैं। एंड दैट्स आई थिंक अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड बच्चों की भी इसमें बहुत मेहनत है, उन्होंने कोर्स किया एक जगह से और अब वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो मेरा एम ये है कि बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना। सही, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक लास्ट मैसेज देना चाहें कि जिससे लोगों को पता चले कि व्हाट लॉज डू दे हैव, क्या उनके पास ऑप्शंस हैं कि अगर इस तरह के अपने इर्द गिर्द भी देख रहे हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट यू और प्रोटेक्शन बच्चों को मिल सके। बिल्कुल, मेरा मैसेज ये होगा तमाम देखने वालों के लिए कि बच्चे जो हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, उनको जान छुड़ाने के लिए आप छोड़ नहीं सकते। यू आर अकाउंटेबल फॉर देम। तो उनको एक तो उनके साथ शफकत से पेश आएँ, उनके अंदर ट्रस्ट डेवलप करें कि वो अपने प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर सकें। बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होता है इसीलिए क्योंकि बच्चे माँ बाप को बताते नहीं हैं, देन इट कीप्स गोइंग ऑन। किसी और को ट्रस्ट ना करें, अपने रिलेटिव्स को भी ट्रस्ट ना करें क्योंकि वो भी सेक्सुअल अब्यूज़ में मुलविस होते हैं। तो किसी पे एतमाद ना करें, अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करें। और अगर कोई इस तरह का वाक़या देखे कोई मोहल्ले वाले भी, तो हमें 1121 पे इन्फॉर्म करें। ठीक है, हेल्पलाइन मौजूद है। और बच्चों को मुलाजमत पे ना रखें क्योंकि आप उनका मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। ये सब कुछ आपकी अपनी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अभी शो का हमारा वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।